अमृता इसकी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जो नए दोस्त हैं उनके लिए जानकारी है कि आप जो है इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने पीएसआईआर ऑप्शनल पे बात कर रहे हैं और जियोग्राफी पे भी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी पे। और इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में आप अभी हो और ये बेसिक सीरीज़ चल रही है। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा बेसिक सीरीज़ का। उसके बाद जो है हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फूड सिक्योरिटी। तो आप सभी लोग चैनल को विज़िट करें और लेक्चर्स को एक बार देखें। अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो कल हमने जो है ये जो सामाजिक पूंजी वाला टॉपिक है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बचत, निवेश और पूंजी निर्माण में क्या संबंध है, इस पर अपन बात करेंगे, है ना। और बेसिकली हमने बचत क्या होता है, निवेश क्या होता है, पूंजी निर्माण क्या है, सकल पूंजी निर्माण क्या है, सकल बचत दर क्या है, ये सब पे बात कर ली थी, है ना। और इसका इंटरकनेक्शंस आज अपन देखेंगे, है ना, कि किस चीज़ का किससे क्या संबंध है ना। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मैंने बोला है आपको कई बार, शायद आपने अगर देखा हो तो अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो 2013 में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ना उनमें भी इनका कनेक्शन बार बार बनता हुआ आपको नज़र आएगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनके इंटर कनेक्शंस हम देखें, है ना, उनके इम्प्लीकेशंस हम देखें कि भाई इकोनॉमी में अगर किसी चीज़ कोई अगर बढ़ रहा है या कोई घट रहा है तो उसका अदर चीज़ों पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, है ना। तो वो देखना पड़ेगा अपन, ठीक है। तो एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि जब बचत हमने समझ ही लिया कि बचत, निवेश वगैरह ये सब क्या है ना। अब तक की सीरीज़ में जो विद्यार्थी नए हैं, देखो यार मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे जो भी सीरीज़ आप देख रहे हो ना, जिस भी सीरीज़ में आप हो, चाहे आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में हो या इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो हमने पीएसआईआर के पेपर 1 पे भी बात कर रहे हैं, या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी में हम फिजिकल जियोग्राफी में एस्ट्रोनॉमी वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यार कभी भी ना मिस मत करो, है ना। कुछ भी कोई नया लेक्चर से स्टार्ट मत करो, शुरू से प्रिपरेशन करो। क्या है ना, ये सीरीज़ ना बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, एक लेक्चर दूसरे उससे, है ना। अगर आने वाले लेक्चर की पृष्ठभूमि ये जो लेक्चर जो चल रहा होता है वो बना रहा है ना, अब आने वाला जो लेक्चर आएगा उसकी पृष्ठभूमि यहाँ बन रही है ना। तो यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं चल रहा है ना, आप ये चीज़ ध्यान रखें। ये चैनल हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को समर्पित है पूरे तरीके से, और यहाँ पे बिल्कुल ऑफलाइन जैसी पढ़ाई होती है ना वैसी प्रिपरेशन यहाँ चल रही है। इसीलिए आपको ग्राफिक्स और वो सब देख के ना हम वो ड्रामे नहीं करना चाह रहे जो लोगों को मनोरंजन के लिए चाहिए होता है। हम आपके मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको सिंपल जो नोट्स है ना उन नोट से डायरेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, डायरेक्ट आपको आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा रहा है, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि देखो भाई ये है कहानी, और इस कहानी में से पीटी का ये है और मेंस का ये है ना। क्वेश्चंस पे भी अपन बात करेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे तो मेंस में अपन कैसे उनको लिखें, है ना। बाकी यहाँ पे आपको एकदम वो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है ना। बाकी चाहें तो यहाँ पे है ना हम रंग बिरंगा करके आपको दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपकी यूज़ ही नहीं आएगा, उससे केवल देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ऐसा है ना। तो ये थोड़ा सा बोरिंग रह सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप इजीली जो है मूल्यांकन कर सकते हो कि ये सीरीज़ आपके लिए अच्छी है कि नहीं है। तो बेसिकली जो बचत जो होता है ना, हमने उस पर बात कर ली थी कि बचत क्या है ना। और मैंने आपको बताया था कि बचत 2 प्रकार की है, भौतिक बचत है और वित्तीय बचत है। मैंने आपको ये भी बताया था कि वित्तीय बचत जो होती है वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है ना। जो फाइनेंशियल जो सेविंग होती है वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि देखो यार उसका एक रिकॉर्ड होता है ना। उसको हम ब्लैक मनी के रूप में नहीं रख सकते। उसको जैसे हमारा जो उपभोग खर्च होगा ना उसके बाद जो पैसा हमारे पास बचता है उसको हम जाके बैंक में जमा कराते हैं, बैंक उसको लोन देता है किसी पूंजीपति को, पूंजीपति इंडस्ट्री लगाता है, इंडस्ट्री से क्या होता है, उत्पादन होता है। यानी पूंजीपति क्या कर रहा है, निवेश करेगा। यानी अगर बचत बढ़ती है तो क्या बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। और निवेश जब कहीं होगा किसी भी इंडस्ट्री में
तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, है ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। उससे क्या होगा, उससे उत्पादन बढ़ेगा, है ना। उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा ना भाई। अगर नई इंडस्ट्री लगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे आय बढ़ेगी। यानी बेसिकली बचत सही है कि नहीं है, बचत सही है अगर बचत होती है, लेकिन भौतिक बचत नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। वित्तीय बचत की यहाँ बात चल रही है। मैंने पहले आपको बताया था अच्छे से, वो इस पॉइंट पे थोड़ा जोर देके ना कि वित्तीय बचत जो है वो ज़रूरी होती है। तो ये आपने कनेक्शन देखा कि बचत अगर होती है तो निवेश बढ़ता है, निवेश से उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उत्पादन क्षमता से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि जीडीपी ग्रोथ होगी, है ना, समृद्धि दर बढ़ेगी। तो ये कनेक्शन इन तीनों के बीच में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन पूंजी निर्माण जो होता है ना, कैपिटल फॉर्मेशन, उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। ये जो निवेश हो रहा है ना, निवेश की बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। पहला तो ये कि बचत का सृजन हो, यानी बचत जो है करें लोग, है ना, जो भी 3 क्षेत्र मैंने बताए थे जो बचत करते हैं वो बचत करें। पहला तो बचत का सृजन हो और बचत का संग्रहण हो, ठीक है, यानी वित्तीय बचत के रूप में, भौतिक बचत के रूप में नहीं, और बचत का निवेश भी हो, है ना। ये 3 चीज़ें जो है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, पूंजी निर्माण के लिए ज़रूरी हो जाती है। अब एक बहुत अच्छा जो है हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, एक COR और ICOR। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो एक है कैपिटल आउटपुट रेशो, हिंदी में बोले तो पूंजी उत्पाद अनुपात। अब आप समझो कि पूंजी उत्पाद अनुपात मतलब बेसिकली इस नाम से ही आपको क्या आइडिया लग रहा है, क्या आपको ये थॉट आ रहा है माइंड में कि ये पूंजी और उत्पाद के बीच के अनुपात की बात करेगा, है ना। आप बिल्कुल सही हो, ये ऐसा ही कुछ बताता है। COR इसको बोलते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो ये क्या कहता है, ये पूंजी और उत्पाद के अनुपात को बताता है ना। यानी पूंजी कितनी और उससे उत्पाद कितना बन रहा है ना, उत्पाद कितना उत्पादन हो रहा है ना, ये बताता है ये। यानी बेसिकली ये क्या बताता है कि पूंजी की उत्पादकता कितनी है, पूंजी की प्रोडक्टिविटी कितनी है ना। यानी कम पूंजी लगाकर क्या हम ज़्यादा वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली ये बताता है कि हमने 5 रुपया इन्वेस्टमेंट करके और कितना उत्पादन किया, कितने गुड्स का उत्पादन किया। अगर हमने 5 रुपया उत्पादन करके 3 गुड्स का उत्पादन किया तो ये क्या है, ये पूंजी की उत्पादकता को क्या बता रहा है कि पूंजी की उत्पादकता कम है ना। लेकिन अगर हमने 5 रुपया उत्पादन करके हम अगर 8 वस्तु का उत्पादन कर पा रहे हैं तो ये क्या बता रहा है, पूंजी की उत्पादकता ज़्यादा है, यानी अर्थव्यवस्था के लिए ये सही है ना। तो रफ कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझो, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। COR क्या होता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ये पूंजी की उत्पादकता को बताता है। ये पूंजी और उत्पाद के बीच में क्या अनुपात है उसको बताता है, यानी पूंजी कितनी लग रही है और उत्पाद कितना है ना, उत्पाद कितना निर्माण हो रहा है ना, उसके अनुपात को ये बताता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसका समझ लो कैसे इसका यूज़ किया जाता है ना, इसके इम्प्लीकेशंस अपन आगे देखेंगे। तो ये पूंजी उत्पाद अनुपात और पूंजी की उत्पादकता में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ये क्या लिखा हुआ है कि पूंजी उत्पाद अनुपात यानी COR और पूंजी की उत्पादकता में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी जितना कम होगा व्यक्ति या कंपनी की साख उतनी अच्छी होगी। मैंने अभी क्या कहा कि मान लो कि 5 रुपये लगा के हम जो है अगर 8 गुड्स का उत्पादन कर पा रहे हैं तो यहाँ क्या है, पूंजी की उत्पादकता ज़्यादा है, यानी 5 रुपये लगा के हमने 8 गुड्स का उत्पादन कर लिया, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप देखोगे कि अगर एक कम है और एक ज़्यादा है तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों के बीच में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यही चीज़ आपको समझनी है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि COR जो है पूंजी की उत्पादकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसमें कंपनी और व्यक्ति की साख अच्छी होगी जितना COR कम होगा, है ना। यार आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, अगर एक व्यक्ति है इंडस्ट्री लगाता है 2 रुपये खर्च करके, अगर वो 1 रुपये का उत्पादन कर पा रहा है, 1 रुपये की वस्तु का प्रोडक्शन कर पा रहा है, तो क्या उस व्यक्ति की साख अच्छी हो पाएगी, क्या उसकी कंपनी ग्रो कर पाएगी, क्या अर्थव्यवस्था इस तरीके से आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी ना। लेकिन अगर वो 2 रुपये का लगा के अगर वो 4 रुपये का प्रोडक्शन उत्पादन कर पा रहा है ना,
तो ये क्या है, ये अर्थव्यवस्था के लिए सही माना जाएगा, है ना। तो बेसिकली COR ये बताता है कि कितनी पूंजी लगा के कितना उत्पादन हुआ, है ना। तो COR जितना कम होगा, यानी पूंजी जितनी कम लगानी हमें पड़ेगी, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, उतना ही हमारी कंपनी या व्यक्ति विशेष के लिए अच्छा होगा, और ओवरऑल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। तो COR जितना कम होगा, आप एक चीज़ माइंड में रखो, COR जितना कम होगा उतना ही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा, उतना ही व्यक्ति या कंपनी के लिए अच्छा होगा। ये चीज़ आप याद रखो, है ना। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ, जितना कम होगा व्यक्ति या कंपनी के लिए, उसकी साख उतनी अच्छी होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। अब हमने समझा COR, हमने देखा कि पूंजी की उत्पादकता को बता रहा है नहीं, लेकिन इसका एक चीज़ आपको की पॉइंट समझ आया, ये कुल उत्पादन की बात करता है कि आपने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, उसमें आपने कितनी पूंजी लगाई। अगर पूंजी कम लगाई है तो अच्छा है, और नहीं लगाई है यानी आपका जो है COR ज़्यादा है ना। अब हम समझेंगे ICOR क्या होता है, नहीं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। ये COR बात करता है कुल उत्पादन की, और ICOR बात करेगा अतिरिक्त यूनिट के उत्पादन की। दोनों में अंतर क्या है ये भी समझेंगे। उससे पहले एक फैक्ट और जान लो COR के बारे में, कि ये ना कभी भी शून्य नहीं हो सकता। बेसिकली ICOR भी कभी शून्य नहीं हो सकता, ये भी कभी शून्य नहीं हो सकता, है ना। तो हम बात करें भी COR की यहाँ पे, ये कभी शून्य नहीं हो सकता। ये या तो 1 से अधिक होगा या 1 से कम होगा, ठीक है। और ये 1 से कम होगा ना, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर होगा। मैंने बोला अभी आपको कि 1 से कम होने का मतलब क्या है, यानी पूंजी हमें कम लगानी पड़े, उत्पादन ज़्यादा हो जाए, है ना। तो क्या होगा, उससे हमारा पूंजी बचेगी ना, अतिरिक्त पूंजी को हम और निवेश कर पाएंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ा पाएंगे। अगर हमारा 2 रुपये लगाने से अगर हमें एक 4 रुपये का प्रोडक्ट या उत्पादन हम कर पा रहे हैं, एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, तो बेसिकली हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, है ना। तो ये COR पूंजी की उत्पादकता को बताता है कि पूंजी की प्रोडक्टिविटी कितनी है ना। अब आओ ICR पे, ICOR क्या कहता है कि अगर आपको अतिरिक्त यूनिट का उत्पादन करना है ना, तो उसके लिए अतिरिक्त कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी, उसके अनुपात को बताता है ये। यानी और एक चीज और समझो, ये भी या तो 1 से अधिक होगा या 1 से कम होगा, लेकिन ये शून्य नहीं हो सकता। और ये भी जितना कम होगा कंपनी या व्यक्ति की साख उतनी अच्छी होगी। यानी COR ICOR के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन COR जो है ना, ये है कुल उत्पादन की बात करता है, ये यानी टोटल प्रोडक्शन। और ये कहता है अतिरिक्त यूनिट, यानी कोई एक यूनिट या कोई एक यूनिट का और आपको उत्पादन कर, यूनिट समझ रहे हो ना। अब जैसे मान लो एक बिस्लरी की बोतल का एग्जांपल ले लेते हैं। 4 बोतल बनानी थी, फिर अचानक पता लगा कि यार 1 बोतल का प्रोडक्शन और करना है अपन को, तो 1 बोतल और प्रोडक्शन करेंगे उसका, तो अतिरिक्त पूंजी कितनी लगानी पड़ेगी, ये कहाँ से पता लगेगा, ICOR से पता लगेगा कि अतिरिक्त 1 बोतल के उत्पादन के लिए हमें कितना पूंजी का निवेश और करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी जितना कम होगा, यानी 1 से जितना कम होगा उतना ही क्या है हमारे लिए अच्छा होगा, हमें कम पूंजी लगानी पड़ेगी एक अतिरिक्त यूनिट के उत्पादन के लिए। सिंपल, समझे आप, ठीक है। आप थोड़ा सा फैक्ट समझ लो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स से, आगे अपन इनका इम्प्लीकेशन देखेंगे, इसलिए अपन अभी बेसिक तैयार कर रहे हैं ना। जो भी बच्चे इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम जो है किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं अभी, और कहाँ कहाँ इनका यूज़ करेंगे आगे। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ो और शुरू से देखो, क्योंकि यहाँ ना एक के बाद एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए हम चल रहे हैं इंटरकनेक्शंस के साथ, है ना। तो यहाँ बीच में उठ के मत आओ प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। सब बेकार हो जाएगा, क्या फ़ायदा है, उससे अच्छा है प्राइम वीडियो पे जाके कोई अच्छी मूवी देख लो, है ना, क्योंकि टाइम क्यों ख़राब करना है। तो एक और फैक्ट आप समझो कि 2011 से 2014 तक, है ना, 2011 से 2014 तक भारत का COR और ICOR था 5.5%, यानी कितना ज़्यादा है ये। अभी हमने देखा कि ये या तो 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा,
है ना। और हमने ये भी देखा कि एक से जितना कम होगा उतना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा, है ना। उतना व्यक्ति या कंपनी को पूंजी कम लगानी पड़ेगी उत्पादन के लिए ना। तो भारत का तो ये 5.5% है, आप सोच के देखो। तो इसको अभी 2014 से 2019 तक में 4.5 किया गया है, यानी कम करने का प्रयास किया गया है। तो आप ये देखो कि इसके बढ़ने के कारण क्या है। अब यहाँ आओ नेक्स्ट पेज पे कि इसके बढ़ने के कारण क्या है। देखो यार, सबसे पहला कारण तो ये होता है कि आधुनिक आधारभूत संरचनाओं का अभाव होता है हमारे पास ना। आधुनिक तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इंडस्ट्रीज़ के सामने। दूसरी चीज़, हमारे पास जो लेबर है ना वो मतलब अनस्किल्ड है, कौशल विकास मतलब कुशल युक्त श्रमिक नहीं है हमारे पास। इसीलिए सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम आज चला रही है ना। तो दूसरा कारण ये है ICOR COR का बढ़ना का, है ना। पूंजी ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना भाई। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हमारे पास कुशल युक्त श्रमिक नहीं है, तो पूंजी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो COR ICOR बढ़ जाएगा, पूंजी की उत्पादकता कम हो जाएगी। अगर हमें कोई 5 वस्तु के उत्पादन के लिए 10 रुपया खर्च करना पड़ रहा है तो पूंजी की उत्पादकता कम है ना, कम है तो COR ICOR बढ़ जाएगा, सिंपल, है ना। और एक इंडस्ट्रीज का भी हमारे पास अभाव है, पर्याप्त उद्योगों का भी अभाव है। तो ये 3 कारण है जो COR ICOR के बढ़ने का मुख्य कारण है। तो आप इनको याद रखिएगा, ये PT में भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है और मेंस में तो हम इनका जो है अपने आंसर्स में यूज़ करते ही हैं। अलग अलग प्रकार के आंसर जो भी पूछे जाते हैं उनमें हम इन फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं ना, इंडस्ट्रीज़ का ऐसा क्यों है स्थिति आज, ठीक है। और सरकार द्वारा इसको कम करने के प्रयास में क्या किया है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत निवेश किया गया है ना। पिछले बजट में 10 लाख करोड़ का जो है आधारभूत संरचना पे बजट था, है ना। अभी बजट पे भी अपन बात करेंगे सीरीज में आगे जो नया आया है उस पर। तो हर साल सरकार आधारभूत संरचना पे निवेश को बढ़ा रही है ना। तो ये जो है एक सरकार का प्रयास है COR ICOR को कम करने का। दूसरा बात, प्रधानमंत्री का जो कौशल विकास कार्यक्रम चल रहा है ये भी इसी को मद्देनजर रखते हुए है। और तीसरा पॉइंट है कि MSME जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है ना। मैंने बात की थी, आपको समझाया था MSME क्या है। नीति आयोग की नई परिभाषा जो है निवेश और कारोबार के आधारित पर, वो क्या है ना। कब हम कहेंगे कि ये माइक्रो इंडस्ट्री है, कब हम कहेंगे स्मॉल इंडस्ट्री है, कब हम कहेंगे मीडियम एंटरप्राइजेज है। ये सब पे अपन बात कर चुके हैं। जो भी बच्चे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं बेसिकली वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना। तो सरकार MSME को बढ़ावा दे रही है ना। ये भी एक बहुत अच्छा वो है। उससे क्या, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। उससे क्या है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, पूंजी की उत्पादकता बढ़ेगी। अब हम समझते हैं कि बचत, समृद्धि दर और COR व ICOR में क्या संबंध है ना। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इनमें संबंध क्या है उसको समझते हैं, रिलेशन क्या है इनमें। तो एक व्यक्ति थे हेराल्ड डॉमर, है ना। आपने पंचवर्षीय योजनाओं में इनका नाम सुना हो। तो हेराल्ड डॉमर ने कहा था कि जब भी हमें समृद्धि दर निकालनी हो ना, ग्रोथ रेट कितनी है। ग्रोथ रेट माने तो ग्रोथ रेट पे भी हमने बात की है ना। ग्रोथ रेट माने तो एक अर्थव्यवस्था किस ग्रोथ से आगे बढ़ रही है ना। आपने कभी न्यूज़पेपर में हेडलाइन सुनी होगी, जब फाइनेंशियल ईयर का वो डेटा आता है तो आपने सुनी होगी कि इस वित्तीय वर्ष के इस क्वार्टर में अर्थव्यवस्था ने इतने % की ग्रोथ रेट पाई, है ना। तो वो ग्रोथ रेट जो है ना, समृद्धि दर, उसको कैसे निकाला कैसे जाता है भाई। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया उन्होंने कहा G=, अगर हम जो S यानी तो ग्रोथ रेट में डिवाइड करेंगे, C माने तो कैपिटल आउटपुट रेशियो या इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो से। यानी ग्रोथ रेट निकालने के लिए हमें समृद्धि दर में जो है समृद्धि दर के लिए हमें जो है जो ग्रोथ रेट सकल बचत दर है उसको डिवाइड करना होता है COR और ICOR से, है ना। यानी G अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम S को डिवाइड करेंगे C से, है ना। ये उन्होंने कहा कि आप जो आपकी सकल बचत दर है ना, अगर आप उसको उसमें भाग दोगे जितना आपका COR या ICOR आ रहा है आपकी अर्थव्यवस्था में उस वर्तमान वर्ष में,
है ना। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी अर्थव्यवस्था किस गति से ग्रोथ कर रही है ना। और मैंने आपको बचत, जब हम सेविंग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भारत की भी वर्तमान बचत दर जीडीपी का 30% है। बेसिकली इनको जीडीपी के अनुपात में ही देखा जाता है, बचत को भी, निवेश को भी, इन सबको, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 30% है। तो अगर एक एग्जाम्पल लो आप कि 30% भारतीय उसमें है ना, जो सकल बचत दर है भारत की, ठीक है। और COR अगर 4% भी है, ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7.5। तो आपको, आप देख रहे हो कि 7.5% क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट है ना। तो यहाँ आपको क्या पता चला कि अगर COR 4% हो रहा है तो आपकी अगर बचत दर 30% है, तब भी जो है ग्रोथ रेट कम ही आएगी, है ना। अगर मान लो आप बचत दर को और बढ़ा दो, ठीक है, मान लो आपने बचत दर को बढ़ाने में काम किया, मान लो आपकी बचत दर हो गई है, इसको कितने ले लें अपन, 60% ले लेते हैं इसको, ठीक है। अगर मान लो आपकी बचत दर जो है 60 हो गई है, ठीक है, और COR में आपने काम नहीं किया, आपने केवल अर्थव्यवस्था में बचत बढ़ाने के लिए आपने काम किया, ठीक है। आपको मैंने बताया बचत बढ़ेगी, वित्तीय बचत, निवेश बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आपका COR ICOR कम नहीं हो रहा। मान लो आपका COR ICOR भी हो गया 8%, तब भी आपका 7.5% आएगा ग्रोथ रेट। तो क्या फायदा हुआ, इतनी बचत होने के बाद भी आपका वही है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि आप बचत को बढ़ाने के साथ साथ, है ना, ये निष्कर्ष जो दिया कि समृद्धि दर को बढ़ाने के, बचत दर को बढ़ाने के साथ साथ आप COR ICOR को कम करने का प्रयास भी करो, है ना। यानी अगर आपकी पूंजी की उत्पादकता ही नहीं है तो आप बचत दर कितनी बढ़ा लो, मतलब क्या है। क्या आप समझ पाए इस चीज को? उम्मीद है आप समझ पाए हो। तो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, है ना। जैसे कि अभी हमने लिया 30%, ठीक है, ग्रोथ रेट, और अगर हमने COR ICOR को कम कर दिया, मान लो 4 ले रहे थे हम, मान लो 2 ले लिया, तो हमारी ग्रोथ रेट कितनी आ गई, 15%। सिंपल। तो ग्रोथ रेट जब बढ़ेगी, है ना, तो अर्थव्यवस्था जो है जल्दी, हम जो है विकसित भारत का जो संकल्प हमारा है अमृत काल में सप्तऋषि के तहत, तो वो प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, बचत दर के साथ साथ हमें ये करना होगा कि हमारा जो है COR और ICOR भी 1 से कम हो, है ना, जो कि अभी कितना है 4.5। 2011 से 2014 तक कितना था, 5 पॉइंट कुछ अराउंड था, 5.5 11 से 14 तक, ठीक है। 14 से 19 तक 4.5 था, है ना। तो ये चीज़ जो है हमें देखनी है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया हो अच्छे से। अब एक बार अपन समझ लेते हैं गिग इकोनॉमी। इसका आपने कई बार नाम सुना होगा, इस पर क्वेश्चन भी था लेटेस्ट अभी, है ना। तो गिग इकोनॉमी बेसिकली क्या है ना, ये अर्थव्यवस्थाओं के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक्स का। उसके बाद जिस भी विद्यार्थी ने सीरीज को पूरा फॉलो किया है, इस क्लास के बाद वो तैयार है इकोनॉमी पढ़ने के लिए। उसको कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट आगे ऐसा नहीं लगेगा कुछ नया है ना। हर चीज़ का एक इम्प्लीकेशन वो समझ पाएंगे अच्छे से, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो अब गिग इकोनॉमी क्या है ये आप समझो। देखो यार, गिग इकोनॉमी जहाँ रोजगार जो हो ना प्रोजेक्ट आधारित हो, यानी आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, है ना, और आपको प्रोजेक्ट आपकी कार्य कुशलता, आपकी शैक्षणिक योग्यता और दक्षता क्या है, इफिशियंसी कितनी है आपकी, उस आधार पे आपको जो है प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। और निश्चित सीमा में आपको काम करना होगा, और भुगतान के बाद आपका जिस कंपनी से आपका प्रोजेक्ट मिला उससे कोई संबंध नहीं होगा ना। उन्होंने आपको काम दिया, आपने काम किया, उन्होंने आपको पे किया, और आपका उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है ना। अब आपको दोबारा अगर कुछ करना है तो नया प्रोजेक्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती। सामाजिक सुरक्षा से मतलब क्या है, सामाजिक सुरक्षा का अर्थव्यवस्था में क्या मतलब होता है, आपको टीए डीए वो सब नहीं कटेगा, ग्रेट्युटी लीव नहीं मिलेगी आपको, है ना, वो सारी चीज़ें जो होती है ना, एक्स्ट्रा बोनस, प्रमोशन, वो सब जो होते हैं, मैटरनिटी लीव महिलाओं को, है ना, तो वो सब जो है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ प्रोजेक्ट मिलेगा आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, आपकी कुशलता के आधार पर मिलेगा। उसी आधार पर आपको पे कितना करना है वो लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। और पे करने के बाद आपका काम कंप्लीट हुआ, आपने उनको काम सौंपा, वो आपको पे कर देंगे। उसके बाद आपका और उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है
गिग अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। इस तरीके का प्रोजेक्ट आधारित जो काम होता है, ठीक है। इसमें श्रमिक एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है ना। मैं बताऊंगा आपको कैसे कर सकता है, ठीक है। और एक फैक्ट है कि भारत में गिग अर्थव्यवस्था का आकार जो है तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। आप समझ लो कि गिग अर्थव्यवस्था क्या है। रफ तो आपको पता लग गया कि ऐसा कुछ होता है इसमें, लेकिन होता क्या है। गिग अर्थव्यवस्था दो प्रकार होते हैं इसके, एक तो प्लेटफॉर्म आधारित और एक गैर प्लेटफॉर्म आधारित। प्लेटफॉर्म आधारित वो होता है जहाँ पे मोबाइल ऐप या इंटरनेट का उपयोग करते हैं अपन। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऊबर में, ओला में, जोमेटो में, स्विगी में काम कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऊबर में वो है ना, आपने उसको जो है बोला कि भाई जो है मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो आपने उसको बोला, वो आएगा, ठीक है। और आपको आपके लोकेशन पे छोड़ने के बाद आपसे जो भी अमाउंट उनका बनता है वो लेके, और फिर आपका और उनका कोई कांटेक्ट नहीं है ना। आपने उनको एक प्रोजेक्ट दिया कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से पिक करना है, यहाँ ड्रॉप करना है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने आपको बता दिया कि भाई सर्टेन अमाउंट आपका हुआ, आपने उनको पे किया, उसके बाद आपका उनका कोई कांटेक्ट नहीं है ना। तो एक तो संबंध ये है। एक संबंध कंपनी का है, जो व्यक्ति विशेष है ना, जो कंपनी उनको हायर करेगी। जैसे ऊबर वाले जो उनके जो कंपनी है वो हायर करेगी लोगों को, भाई आप जो है हमारी कंपनी में आगे जॉब करो, है ना। तो उनके बीच में भी यही होगा, एक प्रोजेक्ट आधारित होगा। उनको वो प्रोजेक्ट मिलेगा, भैया ये सर्टेन अमाउंट आपको मिलेगा, ये जो व्यक्ति विशेष है इनको यहाँ से यहाँ आपको ड्रॉप करना है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कंपनी में एक बार आप आ गए तो आपको जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाएंगी ना, सोशल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, जैसे सरकारी नौकरियों में इनमें सब होता है ना। तो एक तो है प्लेटफॉर्म आधारित, जहां मोबाइल ऐप या इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। एक है गैर प्लेटफॉर्म आधारित, जहां पे क्या होता है, व्यक्ति स्वरोजगार कर रहा है या फिर दिहाड़ी पे काम कर रहा है ना, अपना कोई भी पारंपरिक काम जो है, पुश्तैनी काम वो कर रहा है, ठीक है। तो ये भी गिग इकोनॉमी में हम इनको शामिल करते हैं। तो गिग इकोनॉमी के हमने दो प्रकार देखे, एक तो है प्लेटफॉर्म आधारित, एक गैर प्लेटफॉर्म आधारित, ठीक है। और इसमें जो है अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र शामिल होता है, ये आप याद रखिएगा। और नीति आयोग की जो है 2023 की एक रिपोर्ट है कि वर्तमान में लगभग 77 लाख श्रमिक इसमें कार्यरत है। पहला जो फैक्ट है वो याद रखिएगा। और इन 77 लाख में से जो 47% लोग हैं ना, वो मध्यम कुशल हैं। एक सेकेंड इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जो 47% लोग हैं ना वो मध्यम कुशल हैं, 22% जो है अत्यधिक कुशल श्रमिक है ना, और 31% वो हैं जो बहुत कम कुशल हैं, है ना। तो कभी भी पीटी में एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके का कोई डेटा आपसे डायरेक्ट पूछ ले, कोई स्टेटमेंट दे दे कि भारत में गिग अर्थव्यवस्था में लगभग जो है 1 करोड़ लोग जो है नियोजित हैं, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, है ना। या कभी वो बोलें कि गिग अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कुशल श्रमिक शामिल है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, है ना। अत्यधिक कुशल श्रमिक केवल 22% है, मध्यम कुशल आपको 47% मिल जाएंगे, है ना। तो एक रफ ट्रेंड देख लेना, फैक्ट आपको याद नहीं करना, है ना, ताकि आप जो है एक कोई इस तरीके का स्टेटमेंट आए तो आप जो है पहचान पाओ उसको ना। एक चीज और याद रखिए, 2019 से 22 तक में इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, और 18 से 22 तक में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इवन ये तो दुगनी हो गई है महिलाओं की भागीदारी। तो 2018 में 18% थी और 22 में 36% हो गई। क्यों? क्वेश्चन कभी ये आ सकता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का कारण क्या है गिग अर्थव्यवस्था में। क्यों? क्योंकि देखो यार, घर से काम करने को उनको मिल जाता है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मन मुताबिक उनको काम मिल जाएगा। उन्हें क्या करना है, उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, वो कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम वो काम कर सकते हैं, उनको फैमिली के साथ कोई मतलब कोऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, अपने काम के साथ जो है आराम से वो कर सकते हैं ना। तो इसलिए महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ जाती है। अब उम्मीद है आप गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है ये समझ गए होंगे। अब एक बार रफ कॉन्सेप्ट अपन इस पे भी बना लेते हैं कि निम्न आय वाली यानी लो इनकम, मिडिल इनकम और हाई इनकम इकोनॉमीज कौन सी होती है ना, और कौन इनको डिवाइड करता है तो कैसे करता है ना। कब हम कहेंगे कि ये लो इनकम इकोनॉमी है, कब हम कहेंगे हाई इनकम इकोनॉमी है ना। एक रफ कॉन्सेप्ट यहाँ भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो कि आप विश्व बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक, अब पढ़ेंगे अपन वर्ल्ड बैंक को अलग से पढ़ेंगे जब कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें आगे इनकी जरूरत होगी तो हम उन पर बात करेंगे, ठीक है। तो विश्व बैंक द्वारा प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। पर कैपिटा इनकम क्या है बात करेंगे नेशनल इनकम वाले टॉपिक में, है ना।
तो विश्व बैंक इनका वर्गीकरण करती हैं। कैसे करती हैं? पर कैपिटा इनकम के आधार पर करती हैं, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। और प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम को जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। यानी इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है, उसमें अपन इंडिया की जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, WTO निकालता है ये जो इकोनॉमीज को जो डिफरेंशिएट करेगा कि ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, तो वो पर कैपिटा इनकम के आधार पर निकालता है। ठीक है, और इसके लिए वो एटलस पद्धति का प्रयोग करता है। क्या है ये अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, और जिसमें डॉलर मूल्य पे निकाला जाता है इसमें पर कैपिटा इनकम को, और हर वर्ष निकाला जाता है, प्रति वर्ष निकालता है। अब एक बार इसको समझ लो आप, $1085 से कम किसी की अगर किसी देश में लोगों की अगर प्रति व्यक्ति आय है तो वो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो वो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था कहलाती है ना। जैसे चाड है, नाइजर है, ये अफ्रीका के देश है ना। 1086 से 4255 तक की जो है वो, एक सेकंड, निम्न मध्यम आय वाली, तो एग्जाम्पल भारत हो गया, मध्यम आय वाली कहलाई है ना, वो हो गई मध्यम आय वाली। ठीक है, और निम्न मध्यम आय वाली में ये क्या लिखा हुआ है, भारत $2400, इन्हें विकासशील देश कहते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लो आप, ये जो है ना ये मध्यम आय नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, यानी 1086 से 4255 अगर पर कैपिटा इनकम है किसी देश के लोगों की तो वो निम्न मध्यम आय वाले उसमें होंगे। ठीक है, और जैसे भारत की है तो $2400 है ना, तो ये क्या है, 4255 से कम है ना। तो भारत भी क्या है, निम्न मध्यम आय वाले देशों में शामिल होता है ना। इन्हें विकासशील देश भी हम कहते हैं। लेकिन मध्यम आय वाले कौन से? मध्यम आय वाले ये हैं जिनका 4256 से 13,205 तक पर कैपिटा इनकम होती है। जैसे चीन है, रूस है, ब्राज़ील है, ये उच्च विकासशील देश है ना। इन्हें मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मिडिल इनकम इकोनॉमी। और 13,205 से जो भी अधिक है वो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं होती है ना। जो ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है, इनको डेवलप्ड इकोनॉमीज बोला जाता है ना, विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ पाए हो। अब आप समझे लीनियर इकोनॉमी क्या होती है, रेखीय अर्थव्यवस्था, और कैसे रेखीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए आज भारत सरकार चक्रीय अर्थव्यवस्था पे जो है केंद्रित होती जा रही है ना। तो क्या है, पहले चक्रीय अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हमें लीनियर इकोनॉमी समझना पड़ेगा। रेखीय क्या है? देखो, रेखीय वो होता है जैसे मान लो हमने किसी चीज का क्रय किया यानी खरीदा। क्रय विक्रय में अंतर जानते हो ना, क्रय माना खरीदना, विक्रय माना बेचना। ठीक है, तो क्रय अपन ने किसी वस्तु को क्रय किया, उसका उपयोग किया और उसको फेंक दिया। मान लो पानी की बोतल खरीदी, पी, यूज की और उसके बाद फेंक दी। मान लो कोई पेन खरीदा, लिखा, उसके बाद उसको फेंक दिया, खाली हो गया था ना। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली पॉल्यूशन किया है ना। आपने उसका कुछ भी पुनर्उपयोग हम नहीं कर पाया उस चीज का, बस यूज किया हमने, फेंक दिया। तो इसकी चुनौतियां थी, एक तो संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, यानी दोहन हो रहा है संसाधनों का ना, हम बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं ना। मान लो हमने कोई पानी की बोतल भी बनाई तो कितनी इंडस्ट्री लगाई होगी, कितनी लेबर लगी होगी। प्लास्टिक के लिए हमने अलग अलग केमिकल्स का यूज़ किया होगा, मशीनरी आई होगी, बहुत सारी चीज़ें आई, उसके बाद प्लास्टिक बना ना, और हमने उसको यूज़ किया और फेंक दिया है ना। तो ये एक बड़ा चुनौती है, हम उस संसाधन का अच्छे से यूज ही नहीं कर पाए, संसाधनों को हमने दोहन कर दिया, अपव्यय हो गया। ठीक है, कचरा प्रबंधन की अपने आप में चुनौती है, पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही है। तो 3 कितने बड़े चैलेंजेस थे लीनियर इकोनॉमी के। तो इसी के लिए सरकार जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। अब चक्रीय माने तो अभी बात करेंगे, जहां संसाधनों के पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग। पुनरुपयोग माने तो दोबारा उपयोग, पुनर्चक्रण माने तो जब उसका उपयोग करने लायक वो ना बचे तो उसको रिसाइकल कर दें हम, तो उसका क्या पुनर्चक्रण हो जाए ना। जैसे हमने वस्तु, एक सेकंड, हमने वस्तु खरीदी, क्रय किया, उसका उपयोग किया, पुनरुपयोग किया और पुनर्चक्रण करवा दिया, है ना, यानी दोबारा बन के आ गई वो, है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको चक्रीय अर्थव्यवस्था बोला जाता है। इसमें क्या है, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस, यानी 3R के सिद्धांत पे ये चलता है। और सतत विकास का ये माध्यम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत हो, जो विकास सतत हो, यानी आज भी हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे, है ना, उसे सतत विकास बोला जाता है। जो
जो डेवलपमेंट सतत हो, सस्टेन करे, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिंपल। तो एक बार देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो पर्यावरण के अनुकूल होता है, यानी पर्यावरण अनुकूल अवधारणा है ये सतत विकास, ठीक है। और इसमें परंपरागत संसाधनों का ऐसा प्रयोग किया जाता है जिससे वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहे, यानी हमारी वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे। परंपरागत संसाधनों से क्या मतलब है? जो प्राकृतिक संसाधन, जैसे कच्चा तेल, कोयला आधारित, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जो सस्टेन करे, है ना, वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखते हुए, पर्यावरण अनुकूल ये होता है ना। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था सतत विकास को प्राप्त करने का एक माध्यम है। क्यों है? अभी हमने बात करी, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बेसिक सीरीज में, और उसके बाद जो है हम अपने लेक्चर को विराम देंगे और फिर जो है मेन टॉपिक में जब भी नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एंटर होंगे फूड सिक्योरिटी में, ठीक है। अब समझ लेते हैं अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्या है। देखो, अंतरिक्ष में अनुसंधान और विकास, किसी उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करना, प्रक्षेपण यान को स्वदेशी निर्माण, है ना, जो भी प्रक्षेपण यान होते हैं उनका स्वदेशी निर्माण, अंतरिक्ष में तकनीक सहायता या अंतरिक्ष पर्यटन, ये सबसे संबंधित जो गतिविधियां होती है वो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में शामिल होती हैं। और भारत समेत विश्व के अनेक देश इस पर जोर दे रहे हैं। आज आपको पता है कि ये तो बहुत ट्रेंडिंग सेक्टर है, सबकी नज़र है इस पर, ठीक है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष संघ और अर्नेस्ट एंड यंग, ये एंड है, ठीक है, अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा 2022 में प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने कहा था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार है ना वो 9.6 बिलियन डॉलर है ना, और 25-26 तक ये लगभग 13 से 14 बिलियन डॉलर होने की कैपेसिटी रखती है ना। ऐसा इन लोगों ने कहा, पूरा निष्कर्ष निकाल के, जिस ग्रोथ से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं आज ना, तो इन्होंने कहा कि भाई इतनी कैपेसिटी आपके पास है ना। और एक चीज़ और देख लो कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान है ना, लगभग 2% हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमारा जो स्पेस इकोनॉमी है उसका, और अमेरिका का है 52%। तो देखो कितना बड़ा गैप है ना। अब भारत सरकार की योजना है कि इस 2% को बढ़ा करके हम जो है ना 8% तक लेके जाएं। उससे क्या होगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था का टारगेट है ना, हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, बनाना चाहते हैं, विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, तो उसको प्राप्त करने के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है हमारा। जो हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है इसमें बहुत बहुत वो है कैपेसिटी। आज देखो ना आप, इसरो जो है बहुत सारे देशों से प्रोजेक्ट हमें मिल रहे हैं। हम उनके जो उनके सैटेलाइट्स हैं उनको जो है कक्षा में स्थापित कर रहे हैं बहुत कम कॉस्ट पे। उनके देश में नासा से, इवन नासा के सैटेलाइट्स हम अपन जो है स्पेस में स्थापित करने में उनकी हेल्प करते हैं, उसके बदले में हमें पैसा मिलता है ना। और अब हमारे रॉकेट्स भी ऐसे रीयूजेबल रॉकेट्स की ओर हम इसरो जो है काम कर रहा है कि अब हमारा रॉकेट ना रीयूज कर पाएंगे, ऐसा नहीं एक बार यूज़ किया और बस। जैसे स्पेस एक्स कर रहा है एलोन मस्क वाला, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं ना, रीयूज कर पा रहे हैं। और वो तो स्पेस पर्यटन पे भी आज काम कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या है, दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को छोड़ रहे हैं, जो छोटे देश हैं इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके भी और नासा जैसों की भी, क्योंकि वहाँ से अगर वो भेजेंगे तो उनको बहुत कॉस्ट पड़ती है। यहाँ इंडिया सस्ते में कर देता है वो काम। तो एक तो काम ये है, दूसरा ये है कि हम स्पेस में जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको भी लेके आ रहे हैं वापस, है ना, ताकि वहाँ का जो है एनवायरनमेंट हम क्लीन कर पाएंगे। अर्थ को तो हमने लगभग ख़त्म कर ही दिया, ख़त्म करने पे ही है ना। करेंगे ग्लोबल वार्मिंग में बात करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू क्यों है, COP28 में क्या बात हुई अभी, ठीक है। तो बेसिकली उम्मीद है आपकी बेसिक सीरीज़ का जो भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने काम किया, इतने जो भी 5-7 लेक्चर्स में, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा, और उम्मीद है आप पूरा लाभ इस सीरीज़ का उठा रहे हैं। जो भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से नए हैं, इस वीडियो पे आप एक बार चेकआउट कीजिए सारी सीरीज़ को, आपको लगता है काम का है। और देखने के लिए क्या करना होगा आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, पीटी और मेंस दोनों के, जिनमें हम मेन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं वहाँ मेंस की भी आंसर राइटिंग आप करो। जिनमें हम थोड़ा बेसिक बात कर रहे हैं या अभी स्टार्टिंग में बस फेज में है, वहाँ पे आप पीटी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और आप कमेंट करके बताओ अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें पीटी और मेंस के क्वेश्चन पेपर्स को भी इंक्लूड करूँ तो मैं उनको भी करूँगा, ठीक है। और लेटेस्ट डेटा के साथ हम जो है
सीरीज़ पे काम कर रहे हैं और उम्मीद है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। उससे क्या है, तुरंत आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप क्या सेम डे में इस लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, टेंशन खत्म, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।